जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 8 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, जो नए बदलाव आए हैं भारतीय राजनीति में, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का लास्ट अध्याय है, अंतिम चैप्टर है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस चैप्टर एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। सो विल स्टार्ट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s, है ना। 1990 का जो दशक है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना। You have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the Prime Minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha elections held immediately thereafter in 1984. तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन होने पे, उनकी हत्या होने पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, है ना। एंड वो कांग्रेस को एक मैसिव विक्ट्री दिलवाते हैं। लोकसभा इलेक्शन होता है उसके बाद 1984 में इमीडिएटली, है ना, लोकसभा इलेक्शन होता है और उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल होती है राजीव गांधी जी को। एज द डिकेड ऑफ 80s केम टू ए क्लोज, द कंट्री विटनेस्ड 5 डेवलपमेंट्स दैट वेयर टू मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। तो जब ये 1980 का दशक जो है ये आखिर के सालों में पड़ा, है ना, आखिरी पड़ाव पे था, तो देश में कुछ 5 बड़े बदलाव आए, ठीक है, जिनका हमारी राजनीति पे लॉन्ग लास्टिंग गहरा प्रभाव पड़ा आगे चल के, है ना। तो देखते हैं ये क्या है 5 डेवलपमेंट्स, है ना, 5 डेवलपमेंट्स। फर्स्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड was the defeat of the Congress party in the elections held in 1989. तो इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 1989 का जो इलेक्शन हुआ, है ना, उसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है ना। द पार्टी दैट हैड वोन एज मेनी एज 415 सीट्स इन लोकसभा इन 1984 was reduced to only 197 in this election, है ना। तो जो पार्टी 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाता है इंदिरा गांधी के हत्या के बाद, उसमें 415 सीट लाती है ना, कांग्रेस, और वो 1989 के इलेक्शन में, है ना, जस्ट 5 ईयर्स के बाद जो इलेक्शन होती है उसमें 197 सीट लाती है। तो 415 से घटकर 415 इज, समझ रहे हैं आप, 272 की जरूरत जिस देश में 415 सीट, और वो घटकर फिर 197 पहुंच जाती है। द कांग्रेस इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड केम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस हेल्ड इन 1991, है ना। तो इसके बाद फिर 1991 में फिर से मिड टर्म इलेक्शन होता है और उसमें कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाती है। बट द इलेक्शंस of 1989 marked the end of what political scientists have called the Congress system, है ना। तो 1991 में वापस कांग्रेस आ जाएगी, है ना, बट 1989 का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया ना, ये इसको जो पॉलिटिकल पंडित है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, राजनीति विज्ञान जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो कहते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, है ना, कि कांग्रेस सिस्टम जो है, कांग्रेस प्रणाली, इसका अंत हो गया, इसका समाप्ति हो गया। To be sure, the Congress remained an important party and ruled the country more than any other party even in this period since 1989, है ना। तो यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही, है ना, और 1989 के बाद भी देश भर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा। ये भी बात सही है कि 1989 के बाद भी कांग्रेस का शासन बहुत दिनों तक रहा, बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर एंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम, है ना। तो शासन तो उसका रहा, बट जो दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इससे पहले के दिनों में हासिल थी, है ना, जो सेंट्रलिटी जो इसको प्रोवाइड था, ये प्रमुखता जो अवेलेबल थी कांग्रेस का, वो अब धीरे धीरे कम हो गई, अब वैसी नहीं रही। सो बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स रिवॉल्व्ड अराउंड द कांग्रेस
वो अब नहीं रहा। कांग्रेस वॉज द सेंट्रल पार्टी, है ना, भारतीय राजनीति में, वो अब नहीं रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था। सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ मंडल इशू, है ना, मंडल इशू का उदय होना इन द नेशनल पॉलिटिक्स। तो भारत की देश की राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। This followed the decision by the new National Front government in 1990 to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for other backward class. तो ये मंडल कमीशन के बाद क्या हुआ क्या इसका कि जो न्यू नेशनल फ्रंट की जो सरकार बनी थी 1990 में, है ना, इसने मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी, है ना, रिकमेंडेशन जो थी, उसको इम्प्लीमेंट किया, है ना, कि इम्प्लीमेंट किया कि जो केंद्रीय सरकार की जो नौकरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होगी, उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण होगा, है ना। तो मंडल कमीशन की सिफारिश पे 1990 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने लागू किया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण होगा। दिस लेड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इससे क्या हुआ कि भारतवर्ष में एंटी मंडल, है ना, मंडल के खिलाफ प्रोटेस्ट फैल गए। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन was known as the Mandal issue and was to play an important role in shaping politics since 1989। तो जो ओबीसी रिजर्वेशन के जो लोग सपोर्टर थे और जो उनके ओपोनेंट्स थे, है ना, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट छिड़ गई और इस डिस्प्यूट को ही हम बोलते हैं मंडल इशू, है ना। और ये मंडल इशू 1989 की जो भविष्य की राजनीति, इसके बाद की जो राजनीति है, भारत की जो राजनीति है, उसमें एक अहम भूमिका निभाती है, अहम रोल प्ले करती है। कमिंग टू थर्ड इशू, तीसरा मुद्दा देखते हैं, है ना। थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट्स टुक ए रेडिकली डिफरेंट टर्म, है ना। तो जो आर्थिक नीति थी भारत की, जो बहुत सारे गवर्नमेंट, जो अभी तक जितने गवर्नमेंट्स आ रहे थे, तो वो जो आर्थिक नीति भारत में फॉलो किया जा रहा था, है ना, वो अब एक्चुअली बुनियादी तौर पे यहाँ एक बदलाव आ जाता है। दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ढांचागत स्ट्रक्चरल समायोजन कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, है ना, ढांचागत समायोजन प्रोग्राम, है ना। और इसको हम नए नाम से जानते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। नहीं, started by Rajiv Gandhi, these changes first became very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, राजीव गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, है ना, जो 1991 में बेसिकली धीरे धीरे ये विजिबल होना स्टार्ट हो गया, है ना। और ये रेडिकली चेंज कर देता है इंडियन इकोनॉमी का, जो अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी थी 19 आज़ादी के बाद से जिस रास्ते पे चल रही थी, दिशा में चल रही थी, उस दिशा से इसको पूरा बदल देता है, पूरे बुनियादी तरीके से, बड़े तरीके से बदलाव कर देता है। दिस पॉलिटिक्स हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, दिस पॉलिसीज। तो ये जो नीतियां हैं, इसका काफ़ी आलोचना होती है, बहुत सारे मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा काफ़ी आलोचनाएं भी होती है। बट द वेरियस गवर्नमेंट्स दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस रूल्स। बट इसके बाद जो बहुत सारी अलग अलग पार्टियों की भी सरकार आती है ना, वेरियस गवर्नमेंट जो इसके बाद सत्ता में आती है, वो इस पॉलिसी को फॉलो करती है और आगे बढ़ाती है। तो यही पॉलिसी अब चलता है। तो ये 3 बदलाव। चौथा है दोस्तों, फोर्थ, द सेंचुरीज ओल्ड लीगल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट ओवर द राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विच गेव बर्थ टू वेरियस पॉलिटिकल चेंजेस, है ना। तो जो काफ़ी सालों से चल रहा था लीगल और पॉलिटिकल, है ना, कानूनी और राजनीतिक डिस्प्यूट चल रहा था, है ना, ओवर राम जन्मभूमि टेम्पल। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि टेम्पल है, इसका मुद्दा लीगल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट काफ़ी सालों से, सदियों से चल रहा था, है ना। बट ये
अब भारत की जो राजनीति है उसको अफेक्ट कर रहा था, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। एंड इससे क्या आता है, वेरियस पॉलिटिकल, बहुत सारे राजनीतिक बदलाव का ये जन्म देती है ना, बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन को ये जन्म देती है। द राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट becoming the central issue transformed the direction of the discourse on secularism and democracy, है ना। तो जो राम जन्मभूमि आंदोलन है, ये धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की जो विमर्श की दिशा है ना, जो लोकतंत्र और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की जो पूरी दिशा है, इसको बदल देती है, इसके विमर्श की पूरे दिशा को बदल देती है ना। और राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट जो है पूरा सेंट्रल इशू बन जाता है। दीज चेंजेस कल्मिनेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल एट अयोध्या following the decision of the constitutional bench of the Supreme Court which was announced on November 9, 2019। तो 9 नवंबर 1919 को, है ना, कब, 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, इस सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संवैधानिक बेंच है ना, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच का फैसला होता है और उस फैसले के अनुसार आज राम टेम्पल जो है अयोध्या में बन चुकी है दोस्तों, है ना। द नेक्स्ट वन आता है, फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन May 1991 लेड टू ए चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो जो पांचवा मुद्दा है कि जो राजीव गांधी की जो हत्या कर दी जाती है 1991 में, है ना, इससे कांग्रेस की जो लीडरशिप सिस्टम है, जो उनकी नेतृत्व है, उसमें बदलाव आ जाता है। He was assassinated by a Sri Lankan Tamil linked to the LTT when he was on an election campaign tour in Tamil Nadu। तो वो तमिलनाडु में एक इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं, है ना, तमिलनाडु के में एक इलेक्शन पेरम्बूर जगह में वो इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं, चुनावी अभियान में रहते हैं। और उस समय वो एक श्रीलंकन तमिल जो LTT से जुड़ी हुई होती है, एक महिला, श्रीलंकन तमिल महिला जो LTT से जुड़ी होती है, उसके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। In the elections of 1991, Congress emerged as the single largest party. Following Rajiv Gandhi's death, the party chose Narasimha Rao as the Prime Minister। तो 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है ना। 1991 के चुनाव में जो लोकसभा की चुनाव थी उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। और चूंकि राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी है तो नरसिम्हा राव जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, PV नरसिम्हा राव। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया दोस्तों। That's all. Jai Hind friends. So we are studying class 12 politics in India since independence, chapter 8. So the next topic is era of coalitions, है ना, गठबंधन का युग। Elections in 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in a majority for any other party। तो जो 1991 का जो 1989 का जो चुनाव होता है उससे कांग्रेस पार्टी में की हार तो हो जाती है, डिफीट तो हो जाती है, बट किसी भी एक पार्टी को, एक अन्य पार्टी को, किसी को बहुमत नहीं आती है, मेजोरिटी नहीं आती है। दो द कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, इट डिड नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी एंड देयरफॉर इट डिसाइडेड टू सिट इन द ऑपोजिशन। तो यद्यपि कांग्रेस को उस समय सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की होती है, वो लार्जेस्ट पार्टी होती है, सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को ही आते हैं, बट उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, पूरी तरीके से बहुमत नहीं होती है, तो वो डिसाइड करती है कि ऑपोजिशन में बैठेगी। द नेशनल फ्रंट विच इटसेल्फ वॉज एन अलायंस ऑफ जनता दल एंड सम अदर रीजनल पार्टीज received some support from two diametrically opposite political groups, the BJP and the Left Front। तो जो नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है ना, जो एक्चुअली एक खुद में गठबंधन थी, नेशनल फ्रंट खुद में एक गठबंधन थी, जनता दल और छोटी छोटी अन्य कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी, है ना। तो जनता दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन से नेशनल फ्रंट बनता है। एंड ये नेशनल फ्रंट जो खुद एक गठबंधन है, इस फ्रंट को फिर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टी, जो एक दूसरे से धुर विरोधी पार्टियां हैं, है ना, परस्पर विरोधी पार्टियां हैं, उन दोनों का भी सपोर्ट मिलता है। किसका किसका, एक तो बीजेपी भाजपा और दूसरा लेफ्ट फ्रंट। तो ये दोनों अलग अलग धुरी है और ये दोनों धुर विरोधी पार्टियां एक ऑलरेडी गठबंधन की वो है, नेशनल फ्रंट जो गठबंधन है उसके गठबंधन में आ जाती है। सो ऑन दिस बेसिस
द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड ए कॉलिशन गवर्नमेंट। तो इसके बेसिस पे नेशनल फ्रंट एक कॉलिशन सरकार बनाती है, बट द बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट। तो जो भाजपा और लेफ्ट होती है वो इस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होती है, वो बाहर से सपोर्ट करती है। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क्ड द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। तो जो ये कांग्रेस की हार होती है वो 1989 में, ये कांग्रेस डोमिनेंस का, जो कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस का प्रभुत्व है इंडियन राजनीतिक सिस्टम में, इंडियन पार्टी सिस्टम में, उसका समापन का ये स्टार्ट हो जाते हैं, उसके समापन मार्क कर देती है। टू रिमेंबर द डिस्कशंस इन द चैप्टर अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, way back in the late 60s, the dominance of the Congress party was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position in politics. तो लेट 1960s में ही कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो उसको चुनौती मिलती है, चैलेंज मिलता है। बट होता क्या है कि जब उस समय भी कांग्रेस का टूट हो जाता है एंड उस समय भी कांग्रेस को चुनौतियां रहती है, बट उस समय इंदिरा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस फिर से उभर कर आ जाती है ना, एंड वो अपना भारतीय राजनीति में वो अपना जो प्रीडोमिनेंट पोजीशन है वो अपना फिर से इस्टेब्लिश कर देती है, उसको स्थापित कर देती है। द 90s saw it another challenge to the predominant position of the Congress. It did not, however, mean the emergence of any other single party to fill its place. तो जो 90 का दशक है वो एक फिर से एक चैलेंज देखता है, जो कांग्रेस का प्रभुत्व है, प्रीडोमिनेंट पोजीशन है, उसमें एक चैलेंज आता है। बट इस चैलेंज के बावजूद ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई और सिंगल पार्टी, है ना, कोई सिंगल पार्टी इतनी बड़ी बन के नहीं उभरती है। दो कांग्रेस के पोजीशन में, उसके जो डोमिनेंट पोजीशन है उसमें सवालिया निशान आता है, उसमें थोड़ा चैलेंज होता है, बट कोई और सिंगल पार्टी जो है वो इतनी बड़ी नहीं बन जाती है कि वो कांग्रेस की जो खालीपन है या कांग्रेस का जो खालीपन आया तो उसको फिल कर सके, वो जगह को ऑक्यूपाई कर सके। दस बिगेन एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो क्या होता है कि एक नया युग स्टार्ट हो जाता है, बहुदलीय शासन प्रणाली का युग, जिसमें मल्टीपल पार्टीज एक साथ आते हैं। टू बी श्योर, ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन आवर कंट्री, है ना। तो एक काफ़ी संख्या में जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भारत में चुनाव हमेशा लड़ती आई है। आवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज। और हमारे संविधान में, हमारे संसद में भी बहुत सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats. तो पहले भी काफ़ी पार्टियां रही है, पहले भी बहुत सारी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन रहा है संसद में, बट 1989 के बाद जो इम्पोर्टेंस क्या है और चेंज क्या है कि इसके बाद जो सभी पार्टियां, जो बहुत सारी पार्टियां आई, वो इस तरीके से आई कि कोई एक या दो पार्टी को बहुत सारे वोट या सीट नहीं मिल जाए। मतलब कोई एक या दो पार्टी ऐसी नहीं आई कि ये सिर्फ दो पार्टियां मिलकर पूरी सरकार चला ले, इतने बड़े मेजोरिटी में कोई एक या दो पार्टियां अकेले नहीं आ पाई। दिस ऑल्सो मेंट that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014. तो 1989 से लेके 2014 तक, है ना, फ्रॉम 1989 के इलेक्शन से लेके 2014 तक कोई ऐसी सिंगल पार्टी नहीं रही जो अपने दम पर अकेले मेजोरिटी लेके आ गई लोकसभा में, है ना। 2014 में बीजेपी फिर अपने दम पे मेजोरिटी मार्क ले आती है, बट 1989 से 2014 के पहले तक जितने चुनाव हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर इन विच रीजनल पार्टीज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूलिंग अलायंसेस, बट इन 2014 एंड 2019 लोकसभा इलेक्शन द बीजेपी गॉट क्लियर मेजोरिटी ऑन इट्स ऑन। तो ये एक नया युग स्टार्ट कर दिया, है ना, ये एक कोलिशन का, गठबंधन सरकार का एक युग स्टार्ट कर दिया, है ना, केंद्र में, जिसमें बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इसका भी काफ़ी अहम भूमिका रहने लगा सरकार में, सरकार के बनाने में, सरकार के गठबंधन बनाने में इनकी अहम भूमिका रहने लगी। बट 2014 और 2019 के चुनाव में दोस्तों फिर से बीजेपी अपने दम पे क्लियर कट मेजोरिटी ला चुकी है, और अभी रिसेंटली 2024 के चुनाव में फिर से
गठबंधन आ गई फिर से किसी भी पार्टी को दो, बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, बट उसकी भी सीट वो फिर अल्पमत में है, मेजोरिटी में नहीं है और गठबंधन के साथ सरकार बनी है। नेक्स्ट इज दोस्तों अलायंस पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति। The 90s also saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and backward castes, other backward classes और OBCs, है ना। तो 90s का जो दशक है ना, वो एक और पावरफुल पार्टीज एंड मूवमेंट का उभर देखती है, इमरजेंस देखती है ना, इमरजेंस ऑफ बहुत पावरफुल पार्टीज और उनके मूवमेंट्स का फिर से उभार देखती है। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है दलित एंड बैकवर्ड कास्ट, दलित एंड बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, है ना, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। मेनी ऑफ दिस पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल एसर्शन एज वेल, और इसमें से बहुत सारी जो पार्टियां हैं, है ना, ये अपनी दमदार दावेदारी भी, अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के ऊपर दमदार दावेदारी भी की है। These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996। तो 1996 में जो यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार आई थी उसमें ये क्षेत्रीय पार्टियां जो खास करके जातियों को अपना रीजनल जो जातियों रीजनल आकांक्षाएं हैं उस पर जो असरसन करती हैं, ये पार्टियां काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन 1996 के यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में। The United Front was similar to the National Front of 1989, for it included जनता दल and several regional parties। तो यूनाइटेड फ्रंट जो था वो 1989 में जो नेशनल फ्रंट था उसके जैसा मिलता जुलता ही था, बिकॉज इसमें भी जनता दल और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, बट इस बार बीजेपी का सपोर्ट नहीं था। 1989 में जो नेशनल फ्रंट की सरकार थी उसमें बीजेपी का भी समर्थन था, बट जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है 1996 में, इसमें बीजेपी का सपोर्ट नहीं था। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, है ना, यूनाइटेड फ्रंट जो सरकार थी इसको कांग्रेस का समर्थन था। एंड दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशंस वेयर, तो ये दिखाता है कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो कितने अस्थिर थे, है ना। इन 1989 both the left and the BJP supported the National Front government because they wanted to keep the Congress out of power। तो 1989 में लेफ्ट और बीजेपी दोनों समर्थन दे रहे थे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को ताकि वो कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रख सके। इन 1996 द लेफ्ट कंटिन्यूड टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट एज बोथ कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर। तो 1996 में क्या होता है कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, और उस समय लेफ्ट एंड बीजेपी सपोर्ट करती है कांग्रेस को बाहर रखने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग एज द बीजेपी कंटिन्यूड टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शंस ऑफ 1991 एंड 1996। तो ये काफ़ी दिनों तक सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीजेपी अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर रही थी 1991 में भी, फिर फर्दर 1996 में और कंसोलिडेट करती है। इट emerged एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द 1996 इलेक्शन एंड वॉज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। तो 1996 में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और इसको सरकार बनाने का इसको न्योता दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। But most other parties were opposed to its policies and therefore the BJP government could not secure a majority in the Lok Sabha। बट अन्य बहुत सारी जो पार्टियां हैं मोस्टली वो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ होती है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ होती है, इसलिए सरकार लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है। It finally came to power by leading a coalition government from May 1998 to June 1999 and was re-elected in October 1999। तो बीजेपी एक्चुअली में देखा जाए तो सत्ता में कब आती है, एक गठबंधन सरकार बनाती है मई 1998 से जून 1999, लगभग एक साल के लिए, और उसके बाद फिर अक्टूबर 1999 में ये री-इलेक्ट हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर during both these NDA governments and his government formed in 1999 completed its full term।
तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं इन दोनों टर्म में, 1998 से लेकर जून 1999 का, और फिर अगेन अक्टूबर 1999 से आगे की जो सरकार है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और ये एनडीए गवर्नमेंट जो होती है, इस गवर्नमेंट को ये 1999 वाली जो गवर्नमेंट है ये अपना पूरा 5 साल टेन्योर पूरा करती है। Thus, with the elections of 1989, a long phase of coalition politics began in India, है ना। तो जो 1989 के चुनाव है उसके बाद से एक गठबंधन राजनीति का जो लंबा सा फेज है ना, लंबा दौर है, वो भारत में शुरुआत कर देती है। Since then, there have been 11 governments at the center, all of which have either been coalition governments or minority governments supported by other parties which did not join the government, ना। तो उसके बाद क्या है कि इसके बाद 11 सरकार होती है, केंद्र सरकार बनती है ना, उस समय से। लेकिन इसमें से जितनी भी है या तो वो गठबंधन की सरकार होती है या फिर अल्पमत की सरकार होती है, जिसको दूसरी पार्टियों का समर्थन होता है, जो बाहर से समर्थन, वो दूसरी पार्टियां सरकार ज्वाइन नहीं करती हैं बट वो बाहर से समर्थन देती है, अल्पमत की सरकारें होती हैं। In this new phase, any government could be formed only with participation और support of many regional parties। तो ये जो नया दौर है इसमें कोई भी सरकार तभी बन पाती है जब उसको अन्य जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उसका पार्टिसिपेशन या सपोर्ट मिलता है। This applied to the National Front in 1989, United Front in 1996, and 1997, the BJP-led coalition in 1998, and the NDA in 1999, the UPA in 2004 and 2009. However, this trend changed in 2014. तो ये जो गठबंधन वाली सरकार के बारे में, ये कब है? ये नेशनल फ्रंट की सरकार 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट 1996 में, और अगेन 1997 में यूनाइटेड फ्रंट, बीजेपी के द्वारा लीड की हुई कोलिशन जो गठबंधन 1998 में, एनडीए 1999 में, यूपीए 2004 और 2009 में, ये सारी गठबंधन सरकार है। बट ये जो गठबंधन वाली ट्रेंड है ये 2014 में चेंज हो जाती है दोस्तों। 2014 में बीजेपी दो गठबंधन में चुनाव लड़ती है, बट बीजेपी को अकेले इतनी सीट आ जाती है, 272 से ज़्यादा सीट आती है। 219 में दोबारा होती है, बट 2024 के इलेक्शन में फिर से गठबंधन जीत कर आता है और बीजेपी की अकेले सीट 272 से कम हो जाती है। लेट अस कनेक्ट दिस डेवलपमेंट विथ व्हाट वी हैव लर्न सो फार, है ना। तो ये जो अभी तक जो डेवलपमेंट है, इसको अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे कनेक्ट करते हैं। The era of coalition governments may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent changes that were taking place over last few decades, है ना। तो माना जा सकता है कि जो गठबंधन सरकारों का युग जो है वो लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है ना। We saw in chapter 2 that in earlier terms it was Congress party itself that was a coalition of different interests and different social strata and groups. This gave rise to the Congress system. तो हम देखते हैं कि जो कांग्रेस सिस्टम था, है ना, कि पहले हमने चैप्टर में देखा कि कांग्रेस पार्टी जो खुद था, जो पार्टी थी, एक्चुअली देखा जाए तो वो जो पार्टी है वो खुद में एक गठबंधन है ना। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक कोलिशन थी, अपने आप में एक गठबंधन थी, जिसमें डिफरेंट हित के लोग, डिफरेंट सोशल स्ट्राटा और समूह और डिफरेंट सामाजिक वर्ग के लोग इसमें एक साथ आते थे। तो इसको हम कांग्रेस प्रणाली बोलते थे, कांग्रेस सिस्टम बोलते थे, है ना। So we also saw in chapters that, especially since the late 1960s, various sections had been leaving the Congress fold and forming separate political parties of their own. तो हम देख रहे हैं 1960 के दशक से ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ग्रुप हैं या सेक्शन है, गुट है, वो कांग्रेस को धीरे धीरे छोड़ रहे थे और अपनी अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे, सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। We also noted the rise of many regional parties in the period after 1977. तो हमने देखा 1977 के बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का भी उदय हो रहा था। While these developments weakened the Congress party, they did not enable any single party to replace the Congress. तो इन जो घटना है, इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर तो जरूर हुई थी, है ना, वीकेंड द कांग्रेस पार्टी, बट वो
किसी दूसरी पार्टी को इस तरह से नहीं उभर पाई थी कि वो कांग्रेस का विकल्प बन सके, है ना। नो सिंगल पार्टी वॉज एबल टू रिप्लेस द कांग्रेस, है ना। तो उस कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए इतना ज़्यादा किसी को समर्थन या सपोर्ट, इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आ रही थी। तो ये टॉपिक भी यहाँ खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। One long-term development of this period was the rise of other backward classes as a political force, है ना। तो इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव यह था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म ओबीसी, है ना। ओबीसी शब्द आप सुन चुके होंगे। दिस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यह एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अदर अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत है। These are communities other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness। तो ओबीसी क्या, ये वो कम्युनिटी है, वो समुदाय है जो SC और ST नहीं है ना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में तो नहीं आते हैं, ये SC ST में तो नहीं है, बट ये भी शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन इनके साथ रहा है। ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की तरह पिछड़े समुदाय में रहे। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैकवर्ड कास्ट। तो इनको पिछड़ी जातियां भी बोली जाती है, बैकवर्ड कास्ट भी बोला जाता है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड इन चैप्टर 6 दैट द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस एमंग मेनी सेक्शंस ऑफ द बैकवर्ड कास्ट्स हैड डिक्लाइंड। तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति जो सपोर्ट था, पिछड़ी जातियों का कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे घट चुका था। This created a space for non-Congress parties that drew more support from these communities। तो इससे क्या हुआ, वहाँ गैर कांग्रेस दलों के लिए एक वैकेंसी बन गई, क्योंकि जो पिछड़ी जातियाँ थी वो कांग्रेस से अपना समर्थन हटा रही थी। तो यहाँ पे एक गैप बन गया था, नॉन कांग्रेस पार्टियों के लिए एक जगह बन गई थी। You would recall that rise of these parties first found political expression at the national level in the form of the जनता पार्टी गवर्नमेंट in 1977। तो आप देखेंगे कि जो ऐसी पार्टियों का जो उदय है, ये अपना राजनीतिक अभिव्यक्ति सबसे पहले इनको मिलता है जनता पार्टी गवर्नमेंट के रूप में 1977 में। Many of these constituents of the जनता पार्टी like भारतीय क्रांति दल and संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी had a powerful rural base among some sections of OBC। तो जनता पार्टी के जो बहुत सारे घटक दल थे, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे, लाइक भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इनका ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ जातियों में, कुछ वर्ग विशेष में इनका बहुत ज़्यादा पकड़ था। नेक्स्ट टॉपिक इज मंडल इम्प्लीमेंटेड, है ना, मंडल का लागू होना। इन द 1980s the Janata Dal brought together a similar combination of political groups with strong support among the OBCs। तो 1980 में 80 के दशक में जनता दल एक सिमिलर कॉम्बिनेशन, एक ऐसा मिलता जुलता, है ना, एक राजनीतिक समूह को जनता दल एकजुट करता है ना, और जिसको ओबीसी के बीच में काफ़ी लोकप्रियता मिल जाती है। द डिसीजन ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस of मंडल कमीशन फर्दर हेल्प्ड इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो नेशनल फ्रंट के सरकार की जो डिसीजन होते हैं, नेशनल फ्रंट सरकार का जो फैसला होता है कि, है ना, मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पे अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो आरक्षण देने की नीति को, जो फैसले को इम्प्लीमेंट करती है नेशनल फ्रंट, ये एक्चुअली ओबीसी की जो राजनीति है इसको एक और सुगठित रूप दे देती है। The intense national debate for and against reservation in jobs made the people from OBC communities more aware of this identity। तो एक बहुत ही जघन्य डिबेट हो जाता है, वाद विवाद फैल जाता है, टू फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन दोनों, कि ओबीसी कम्युनिटीज़ को, ओबीसी समुदाय को जो नौकरियों में आरक्षण दी जा रही है, तो इसके समर्थन में और इसके विरोध में एक वाद विवाद फैल जाता है पूरे समाज में, और इससे ओबीसी को अपनी आइडेंटिटी का ज़्यादा अवेयरनेस हो जाता है, सजगता आ जाती है अपने आप, अपनी पहचान को लेकर, ठीक है। दस इट हेल्प्ड दोज हु वांटेड टू मोबिलाइज दिस ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स। तो इससे उनको मदद मिला जो इन ग्रुप को मोबिलाइज करना चाह रहे थे, इस तबके को जो लामबंद करना चाहते थे, उनसे इनका फ़ायदा हुआ।
This period saw the emergence of many parties that sought better opportunities for OBCs in education and employment and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBC. तो ये अवधि है, ये जो समय काल है, ये देखता है इमरजेंस ऑफ ये बहुत सारी पार्टियों का उदय देखता है, और वो ऐसी पार्टियां जो बेटर अपॉर्चुनिटी ओबीसीज के लिए जो शिक्षा में, रोजगार में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, ऐसी पार्टियों का बहुत ज़्यादा इमरजेंस होता है। एंड ये एक सवाल खड़ा करता है ना, कि जो ओबीसी जातियां हैं ये पावर कितना एंजॉय कर रही है, कितनी सत्ता सुख भोग रही है, तो इसके ऊपर भी एक सवाल लाता है। These parties claimed that since OBCs constituted a large segment of Indian society, it was only democratic that the OBCs should get adequate representation in administration and have their due share of political power. तो ये पार्टियां क्लेम करती है, ये पार्टियां अपना दावा करती है ना, कि ओबीसीज एक बहुत बड़ी संख्या है। ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ओबीसी, है ना। तो ओबीसी चूंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है ना। ये तभी लोकतंत्र सही लोकतंत्र माना जाएगा जब ऐसा पार्टियां क्लेम करती है कि जब ओबीसी को सफिशिएंट मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में उनकी प्रतिनिधित्व होगी प्रशासन में और पॉलिटिकल पावर में, है ना, राजनीतिक शक्ति में और प्रशासन में। इनको जब समुचित और इनको एडिक्वेट तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ओबीसी को, तभी सही मायने में लोकतंत्र होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल फॉल आउट्स, है ना, राजनीतिक परिणाम। इनके राजनीतिक परिणाम क्या है वो देखते हैं। The 1980s also saw the rise of political organizations of Dalits। तो 1980 का जो दशक है वो दलित्स के भी जो पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन है ना, इसका भी उभार देखते हैं। In 1978, the Backward and Minority Communities Employees Federation was formed। तो BAMSEF, है ना, Backward and Minorities Communities Employees, BAMSEF का फॉर्मेशन हो जाता है 1978 में। This organization was not an ordinary trade union of government employees। तो ये जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसका सिर्फ एक साधारण ट्रेड यूनियन नहीं होता है। It took a strong position in favor of political power to the बहुजन, the SC, ST, OBC and minorities। तो ये सिर्फ एक यूनियन नहीं होता है सरकारी एम्प्लॉयज़ का, बल्कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेता है राजनीतिक शक्तियों के फेवर में। किसके लिए? बहुजनों के लिए, कि बहुजनों को राजनीतिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए, इसके लिए इसका सपोर्ट में आ जाता है। और अब बहुजन में कौन कौन आते हैं? SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक। इट वॉज आउट ऑफ दिस दैट द सब्सिक्वेंट दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एंड लेटर द बहुजन समाज पार्टी इमर्ज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। तो इसी के बाद क्या होता है कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, है ना, दलित शोषित समाज संघर्ष, और बाद में इसको बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, BSP, है ना। ये कांसीराम जी की लीडरशिप में ये उभर कर आती है। द BSP बिगैन एज ए स्मॉल पार्टी सपोर्टेड लार्जली बाय दलित वोटर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो BSP अपना शुरुआत करती है एक छोटी पार्टी के रूप में, जिसका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छोटा सा सपोर्ट होता है। But in 1989 and 1991 elections, it achieved a breakthrough in उत्तर प्रदेश। बट 1989 और 1981 के चुनाव में ये जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे ये काफ़ी सफलता हासिल कर लेती है। This was the first time in independent India that a political party supported mainly by Dalit voters had achieved this kind of political success। तो आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाता है, सपोर्टेड बाय मेनली दलित वोटर्स। इन फैक्ट द BSP अंडर कांसीराम्स लीडरशिप वॉज envisaged एज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, है ना। तो दरअसल कांसीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद
व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पर रखी थी. इट डिराइव्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट द बहुजन्स, SC, ST, OBC and religious minorities constituted the majority of the population and were a formidable political force on the strength of their numbers. तो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस, इट डराइव कॉन्फिडेंस, ये इनकी इस जो बहुजन समाज पार्टी BSP है, इसको अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास कहाँ से मिलता है? क्योंकि इनके पास एक फैक्ट था कि जो SC, ST, OBC जो बहुजन्स हैं और रीजनल माइनॉरिटीज, ये जो बहुजन कंस्टिट्यूट करते हैं, ये भारत की मेजॉरिटी ऑफ जनसंख्या, ये जनसंख्या के हिसाब से ये बहुमत में है, ये मेजॉरिटी है ना. और ये एक अपने सीयर नंबर के बेसिस पे, है ना, एक मजबूत ताकत का रूप ले सकते हैं. सिर्फ अपनी संख्या के लिहाज से ही एक मजबूत ताकत के रूप में उभर सकते हैं. Since then, the BSP has emerged as a major political player in the state and has been in government on more than one occasion. और उस समय से BSP जो है वो उस उत्तर प्रदेश राज्य में एक बहुत मेजर पॉलिटिकल प्लेयर, एक राजनीतिक प्लेयर बन के उभरी है राज्य में. और उसके बाद एक बार से ज़्यादा समय के लिए ये सत्ता में भी आ चुकी है, सरकार भी बना चुकी है. Its strongest support still comes from Dalit voters, but it has expanded its support now to various other social groups. तो इसका सबसे ज़्यादा समर्थन नो डाउट दलित वोटर्स के तरफ से आता है, बट ये धीरे धीरे अपना सपोर्ट जो है वो अन्य सामाजिक ग्रुप्स के तरफ भी फैला लिया है. In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other. तो भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है, दलित पॉलिटिक्स एंड अन्य OBC पॉलिटिक्स है, वो स्वतंत्र रूप से धारण किया है. और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ऑफन इन कंपटीशन विच इधर जाती है. इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए हैं और इन दोनों के बीच में दलित पॉलिटिक्स एंड OBC पॉलिटिक्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स भी चलती रहती हैं. तो ये टॉपिक भी यहाँ समाप्त होता है दोस्तों. जय हिंद फ्रेंड्स. तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, है ना. सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र. सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र. The other long-term development during this period was the visible rise of politics based on regional identity, है ना, leading to a debate about secularism and democracy. तो इस समय एक और जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में, कि जो विजिबल राइज ऑफ पॉलिटिक्स, जो रीजनल आइडेंटिटी है ना, धर्म के आधार पे जो पहचान है ना, इस धर्म पहचान के आधार पे प्रत्यक्ष राजनीति, है ना. तो ये सेकुलरिज्म, है ना, धर्मनिरपेक्षता और जो लोकतंत्र है, इस पे एक डिबेट खड़ा कर देता है. We noted in chapter 6 that in the aftermath of the emergency, the Bharatiya Jan Sangh had merged with the जनता पार्टी. तो हमने चैप्टर 6 में देखा था कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जो लगाती है, तो उसके बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है, विलय कर लेती है. आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप, द सपोर्टर्स ऑफ एस्टवाइल जनसंघ फॉर्म्ड भारतीय जनता पार्टी इन 1980, है ना. तो जनता पार्टी का जब गिरता है, जनता पार्टी गिरती है और ये टूट जाती है, तो इसके बाद जो सपोर्टर ऑफ जनसंघ, जो जनसंघ के सपोर्टर होते हैं जनता पार्टी के अंदर, है ना, जो अर्स्टवाइल जो पहले जनसंघ के सपोर्टर रह के जनता पार्टी में मर्ज जाती है, तो जब जनता पार्टी टूट कर निकलती है, तो इससे जनसंघ के जो अर्लियर सपोर्टर थे वो नई पार्टी बनाते हैं 1980 में, भारतीय जनता पार्टी, BJP. Initially, the BJP adopted a broader political platform than that of जनसंघ. तो स्टार्टिंग में जो BJP है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अपनाती है, एक अपना बड़ा राजनीतिक पटल अपनाती है, जो जनसंघ की अपेक्षा कहीं बड़ी होती है. BJP embraced Gandhian socialism along with cultural nationalism as its ideology. तो जो भाजपा है वो गांधीवादी समाजवाद के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाती है. गांधीयन सोशलिज्म, गांधीवादी समाजवादी, along with कल्चरल नेशनलिज्म, है ना.
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ये दोनों को अपना आइडियोलॉजी बनाती है। बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेसेस इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1984। बट इन दोनों आइडियोलॉजी के साथ जब वो चुनाव लड़ती है तो 1984 के चुनाव में उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। In 1986, the party began to emphasize nationalism as core of its ideology। तो 1986 के बाद इस दल ने राष्ट्रवाद पर अपनी विचारधारा के केंद्र के रूप में बल देना प्रारंभ किया। नेशनलिज्म इज कोर ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। द बीजेपी ऑल्सो परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, है ना। और भाजपा ने राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को भी अपना लिया। हिंदुत्व was popularized by विनायक दामोदर सावरकर as the basis of Indian nationhood। तो हिंदुत्व को विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था। It was basically meant that to be an Indian one must accept India as their fatherland पितृभूमि as well as their holy land पुण्य भूमि, है ना। तो इसका मूल आशय यह था कि भारतीय होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत भूमि को अपनी पितृभूमि फादरलैंड, इंडिया एज द फादरलैंड माने, और इस जमीन को वो पुण्य भूमि के रूप में भी स्वीकार करे, होली लैंड के रूप में भी। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट ए स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशनल कल्चर। तो हिंदुत्व के विश्वासवासियों का तर्क है कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण एक संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पे संभव है। They also believe that in the case of India, हिंदुत्व कैन प्रोवाइड दिस बेस। और ये भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में हिंदुत्व यह आधार प्रदान कर सकता है। क्या आधार? हिंदुत्व आर्ग्यू दैट ए स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट, ये स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशनल कल्चर, है ना। एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है यूनाइटेड नेशनल कल्चर के आधार पर। So two developments around 1986 became central to the politics of BJP। तो 1986 के आसपास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें घटती है जो बीजेपी की राजनीति का केंद्र बन जाती है। द फर्स्ट वॉज शाह बानो केस इन 1985। पहला जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है शाह बानो केस, 1985 का शाह बानो केस। In this case, a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for maintenance from her former husband। तो इसमें क्या है, शाहबानो केस में एक 62 साल की उम्र दराज महिला है, मुस्लिम महिला होती है, जिसको डिवोर्स दे दिया जाता है और वो इस कारण से अपने पति के तरफ से मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, केस फॉर मेंटेनेंस, कि उसको मेंटेनेंस मिले, क्योंकि वो 62 साल की महिला है ना, और डिवोर्सी है, मुस्लिम महिला। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ शाहबानो। तो जो सुप्रीम कोर्ट थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वो शाहबानो के समर्थन में अपना फैसला सुना देता है। द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स सॉ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, है ना। तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, कट्टरवादी मुस्लिम्स है, वो देखते, उनको ऐसा लगा, उनके नज़र में ऐसा हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के में एक इंटरफेरेंस है, सुप्रीम कोर्ट का दखल है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास्ड द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो कुछ मुस्लिम नेताओं के डिमांड पे सरकार एक कानून ले आती है, गवर्नमेंट पास्ड, कौन सी कानून ले आती है? मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो 1986 में एक सरकार कानून लेके आ जाती है और ये कानून नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर देती है। दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज अपोज्ड बाई मेनी वीमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी मुस्लिम ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो सरकार का ये जो एक्शन होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने का जो एक्शन है, ये बहुत सारी महिला संगठनों के द्वारा इसका विरोध होता है, बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स भी इसका विरोध करते हैं और बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी इसका विरोध करते हैं। द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो भाजपा जो है वो कांग्रेस के इस कार्य को अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक छूट और उसका तुष्टिकरण की राजनीति बताकर आलोचना करती है।
पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, है ना। सो उसको बोलती है अननेसेसरी छूट दी गई और तुष्टिकरण किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी का। ये बीजेपी का आरोप होता है, क्रिटिसिज्म होता है कांग्रेस सरकार के ऊपर। अयोध्या इशू, जो दूसरा बड़ा इशू है, द अयोध्या इशू एज द सेकेंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वॉज डीपली रूटेड इन सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री पर्टेनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, है ना। जो दूसरी प्रमुख घटना के रूप में अयोध्या इशू होता है ना। और अयोध्या इशू होता है, ये डीपली रूटेड, ये हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में, देश के इतिहास में ये डीपली रूटेड है अयोध्या मुद्दा, है ना। पर्टेनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ये अलग अलग हितकारों के भिन्न दृष्टिकोण थे इसके प्रति, है ना। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण है फ्रॉम जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है ना, जो विभिन्न हितकारों हैं उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इट इन्वॉल्व्ड कंटेंशंस रिगार्डिंग द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम, वन ऑफ द मोस्ट होली रिलीजियस साइट्स एंड इट्स लीगल ओनरशिप। तो ये क्या करता है, ये एक कंटेंशन रखता है, ये एक बेसिकली विवाद रखता है ना। सब विवाद किस चीज़ का है, भगवान श्री राम, बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम, जो हिंदू के सब बहुत बड़े गॉड हैं भगवान श्री राम, उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद रहता है कि एंड वो वन, और इस कारण से यह, चूंकि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, तो ये एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट, एक बहुत पवित्र स्थान है हिंदुओं के लिए। और इस जमीन की लीगल ओनरशिप, है ना, इस जमीन का जो ओनरशिप है कानूनी तरीके से, वो किसके हाथ में जाएगा, इन चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी विवाद रहती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि साइट कैन बी जज्ड बाय द फैक्ट दैट द 500-year long history starting from 1528 is marked by numerous conflicts which were also documented in Lucknow, Barawaki and Faizabad district gazetteers। तो ये राम जन्मभूमि साइट जो है ना, इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व इससे जज किया जा सकता है कि ये इस फैक्ट से जज किया जा सकता है कि ये 500 साल पुराना हिस्ट्री है, इससे जुड़ा हुआ 1528 से जुड़ा हुआ इसका हिस्ट्री है। एंड इस 1528 से जुड़े हुए इस हिस्ट्री में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनके जन्म स्थान, जन्मभूमि को लेकर, और वो लखनऊ, बाराबांकी, फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है ना। A three-dome structure was built at the site of Sri Ram's birthplace in 1528, but the structure had visible display of Hindu symbols and relics in its interior as well as exterior portions। तो ये एक 3 डोम का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। डोम आप लोग समझते ही होंगे, गुंबद जैसा। तो एक 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में यहाँ बना होता है एट द साइट ऑफ, जहाँ पे श्री राम का जन्म स्थान जो है, भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है वो 1528 में, वहाँ एक 3 गुंबद का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। परंतु यह जो स्ट्रक्चर होते हैं, यह जो ढांचा होती है, इसमें विजिबल डिस्प्ले ऑफ हिंदू सिम्बॉल्स, तो जो हिंदुओं के कुछ सिम्बॉल्स हैं, है ना, वो दिखाई पड़ते हैं उसके सिम्बॉल्स। एंड इसके रेलिक्स इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पोर्शन, और इसके अंदरूनी क्षेत्र और बाहर के क्षेत्रों में भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ जो कुछ कुछ सिम्बॉल है और कुछ कुछ रेलिक्स है, वो बेसिकली दिखाई पड़ता है ना। Therefore, Ayodhya Ram Janmabhoomi issue got linked to the national pride in its ancient civilization। तो इस कारण से जो अयोध्या राम जन्मभूमि का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय गौरव से, राष्ट्रीय प्राइड से इसको जोड़ दिया जाता है पुराने समय काल से। ओवर द ईयर्स दिस इशू इवॉल्व्ड इनटू ए प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल लीडिंग टू द स्ट्रक्चर बीइंग सील्ड इन 1949 ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो काफ़ी सालों के बाद ये जो मुद्दा है, ये एक लंबा लीगल बैटल बन जाता है, कानूनी लड़ाई बन जाती है। और इस कारण से 1949 में, है ना, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इस स्ट्रक्चर पे ताला लगा दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। In 1986, the situation regarding the three-dome structure took a significant turn when the Faizabad, now Ayodhya district, court ruled to unlock the structure, allowing people to worship there। तो 1986 में फैज़ाबाद, जो आज के डेट में अयोध्या जिला बन गया, वहाँ के जो न्यायालय है वो एक निर्णय से 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले आती है, जिसमें ढांचा का ताला खोल दिया जाता है और लोगों को यहाँ पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है।
The dispute had been going on for many decades as it was believed that the three dome structure was built at Sri Ram's birthplace after demolition of a temple. तो ये जो मुद्दा है, डिस्प्यूट है, ये काफ़ी सालों से चल रहा था, काफ़ी दशकों से चल रहा था, क्योंकि यह माना जाता था कि ये जो तीन डोम स्ट्रक्चर है, तीन गुंबज वाला जो ढांचा है, ये कहाँ बनाया गया? इस राम के बर्थ प्लेस पे बनाया गया, इसी जगह पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है ना। और ये कैसे बनाया गया? एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है ये ढांचा। हाउएवर ऑल दाउ शिलान्यास फॉर द टेम्पल वॉज डन, फर्दर कंस्ट्रक्शन रिमेन्ड प्रोहिबिटेड। तो यद्यपि वहाँ पे नए मंदिर के लिए शिलान्यास तो कर दिया गया है ना, स्टार्ट कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया, परंतु वहाँ पे मंदिर निर्माण प्रोहिबिट कर दिया गया, रोक दिया गया। The Hindu community felt that their concerns related to the birth of place of Sri Ram were overlooked, while the Muslim community sought assurance of their possession over the structure. तो जो हिंदू कम्युनिटी थी, उनको ऐसा लगा कि जो श्री राम का जन्मभूमि, श्री राम का जो बर्थ प्लेस है ना, उससे जुड़े हुए जो हमारी सोच है, चिंताएं हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी को था कि उनको एक एश्योरेंस चाहिए था कि जो वहाँ पे ढांचा है, जो बना हुआ है, वो स्थिर रहेगी, वो बनी रहेगी, उसका पोजीशन उनके पास रहेगा। Subsequently, tensions heightened between both communities over ownership rights, resulting in numerous disputes and legal conflicts. तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि टेंशन बढ़ गए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना, वो ओनरशिप राइट्स को लेकर, इस ज़मीन के स्वामित्व को लेकर, और इस कारण से न्यूमरस डिस्प्यूट्स और लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। बोथ कम्युनिटीज डिजायर्ड ए फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। तो दोनों गुट है, दोनों कम्युनिटी है, दोनों वो चाहती थी कि इस इशू का, जो काफ़ी पुराना इशू है, मुद्दा है, दीर्घकाल से लंबित मुद्दा है, इसका समुचित समाधान निकाला जाए। In 1992, following the demolition of the structure, some critics contended that it presented a substantial challenge to the principles of Indian democracy. और 1992 में जब ये ढांचा को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद, है ना, 1992 ये स्ट्रक्चर को डोमोलिश कर दिया जाता, तो उसके बाद बहुत सारे क्रिटिक्स थे, कुछ आलोचक थे, जिनका यह मानना था कि यह जो घटना है, यह भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को काफ़ी चुनौती देती है, बहुत बड़ी चुनौती देती है भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स टू एमिकेबल एक्सेप्टेंस, है ना, विधिक कार्यवाही से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति तक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन एनी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू टेक प्लेस। तो ऐसा हम जानते हैं, है ना, कि किसी भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा ही होगा। हाउएवर इन ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर यूजुअली रिजॉल्व फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जहाँ पे मल्टी रिलीजियस, काफ़ी धर्म है, और जिस समाज में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो ऐसे, और वो लोकतांत्रिक समाज है, तो ऐसे समाज में ये जो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ऐसे जनरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया से स्थापित की जाती है, रिजॉल्व की जाती है। थ्रू ए नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक एंड लीगल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कोर्ट हियरिंग्स, mediation attempts, popular movements, and finally with a 5-0 verdict of a constitutional bench of the Supreme Court on November 9, 2019, the Ayodhya issue was resolved, है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक और लीगल प्रोसीजर्स होते हैं ना, बहुत सारे लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रियाएं होती है, इंक्लूडिंग जैसे कि कोर्ट हियरिंग्स भी होते हैं, बहुत सारे कोर्ट हियरिंग्स होते हैं। दोनों गुटों में मीडिएशन का भी बहुत अटेम्प्ट लिया जाता है। मीडिएशन मतलब बीच में मीडिएट करके मामला को सुलझा दिया जाए, तो उसका भी अटेम्प्ट लिया जाता है। बहुत सारे इसके लोकप्रिय मूवमेंट्स भी होते हैं, है ना। और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि 5-0 से एक वर्डिक्ट आता है बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ से 5-0 का वर्डिक्ट आता है ऑन नवंबर 9, 1919 को, एंड उस वर्डिक्ट से अयोध्या इशू वॉज रिजॉल्व। The verdict sought to reconcile the conflicting interests of the various stakeholders involved in the dispute. इस निर्णय ने इस विवाद से संबंधित विभिन्न हितधारकों के विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान कर दिया। सो रिकॉन्साइल्ड द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स
ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, तो जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे इनके जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे, विरोधाभासी हित थे, इसको रिकॉन्साइल कर देता है, समाधान कर देता है ये वर्डिक्ट. The verdict allotted the disputed site to the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust for the construction of Ram Temple and directed the concerned government to allot appropriate site for the construction of mosque to the Sunni Central Waqf Board. है ना. तो ये जो वर्डिक्ट आती है सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या करती है, ये जो डिस्प्यूटेड साइट है ना, ये डिस्प्यूटेड साइट अलॉट कर देती है, अलॉट द डिस्प्यूटेड साइट, विवादित जमीन को अलॉट कर देती है टू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को, कि यहाँ पे राम भगवान का आप टेम्पल बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं. और साथ में दिशा देती है, डायरेक्शन देती है कि सरकार को कि अलॉट अप्रोप्रिएट साइट, है ना, तो एक मस्जिद निर्माण के लिए एक अप्रोप्रिएट साइट दीजिए, मस्जिद निर्माण के लिए भी एक साइट दीजिए, और ये साइट किसको दीजिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मंदिर निर्माण के लिए साइट दीजिए. ये केंद्र सरकार को डायरेक्शन देती है. इन दिस वे डेमोक्रेसी गिव्स रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन ए प्लूरल सोसाइटी लाइक आवर्स, अपहोल्डिंग द इंक्लूसिव स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस प्रकार से हमारे जैसे जो विविधतापूर्ण समाज है, जो प्लूरल सोसाइटी है, इसमें लोकतंत्र संविधान की समावेशी भावना के अनुरूप संघर्ष के समाधान का मार्ग खोलता है. दिस इशू वॉज रिजॉल्व फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड ऑन एविडेंसेस सच एज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. तो यह इशू को रिजॉल्व कर दिया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून विधि की जो ड्यू प्रोसेस है, कानून के जो ड्यू प्रोसेस है उसके द्वारा, और किस आधार पे, साक्ष्य के आधार पे. कौन से साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन किए जाते हैं, ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे साक्ष्य, है ना, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो इतिहास के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साक्ष्य के आधार पे इसको प्रोसीजरली ड्यू प्रोसेस विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सुझाव दिया जाता है. द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन वॉज सेलिब्रेटेड बाई द सोसाइटी एट लार्ज. और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज के द्वारा काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग ऑन ए सेंसिटिव इशू दैट शोज द मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इथोस विच आर सिविलाइजेशनली इनग्रेन्ड इन इंडिया. है ना. तो ये कह रहा है कि यह एक उदाहरण है जिसमें एक संवेदनशील विषय पे, है ना, ये एक उदाहरण है, क्लासिक उदाहरण है जो एक संवेदनशील विषय पे, सेंसिटिव इशू पे कंसेंसस बनाने के लिए, सर्वसम्मति का निर्माण करने के लिए, है ना. और यह भारत के जो सभ्यतागत स्वभाव है, जो भारत का सिविलाइजेशनली इनग्रेंड है भारत में, है ना. तो ये जो भारत का सभ्यतागत स्वभाव के में निहित लोकतांत्रिक प्रकृति की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है. तो जो मैच्योरिटी दिखाता है डेमोक्रेटिक, जो भारत के सिविलाइजेशनली, जो भारत में डेमोक्रेटिक इथोस जो है, डेमोक्रेटिक इथोस जो भारत में सांस्कृतिक रूप में, सिविलाइजेशनल रूप में, सभ्यता के रूप में इनग्रेंड है, इसकी परिपक्वता को ये दर्शाता है. तो ये टॉपिक भी दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया है. द नेक्स्ट टॉपिक इज माय फ्रेंड एमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, एक नई सहमति का उदय. द पीरियड आफ्टर 1989 इज सीन समटाइम्स एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ बीजेपी. तो 1989 के बाद का समय है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का पतन और भारत और भाजपा के अभ्युदय का समय है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन दिस पीरियड, यू हैव टू कंपेयर द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस एंड बीजेपी. तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो जटिल नेचर है ना, ये इसको अगर आप इस पीरियड के जटिलता को ये समझना चाहते हैं, जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की बेसिकली तुलना करना पड़ेगा. नाउ यहाँ पे कुछ डेटा है, ग्राफ है भाइयों, है ना. तो इन दोस्तों इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में समझाता हूँ. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर. तो जो ऊपर में ये फिगर में जो दिया गया चीज़ें उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा. यू विल नोटिस दैट बीजेपी एंड कांग्रेस वेर इंगेज इन अ टफ कॉम्पिटिशन इन दिस पीरियड. तो इस समय हम देखेंगे, गौर करते हैं कि बीजेपी और भाजपा और कांग्रेस एक कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे. What is the difference between their electoral fortune if you compare these with 1984 elections?
तो अगर आप इसको 1984 के इलेक्शंस के साथ कंपेयर करेंगे, है ना, तो उन दोनों के भविष्य का, फ्यूचर का डिफरेंस आप देखिए, पूछ सकते हैं. You will notice that since 1989 elections, the votes polled by the two parties, Congress and the BJP, most of the time add up to more than 50%, except in 1996, 2004 and 2009. तो अगर आप देखते हैं कि 1989 के बाद जो चुनाव हुए हैं, इसमें जो वोट्स आए, इन दोनों पार्टियों के वोट्स को अगर आप ऐड कर दें, कांग्रेस एंड बीजेपी का, तो ये 50% से ऊपर हो जाता है. कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट शेयर अगर आप जोड़ देंगे तो 50% से ऊपर हो जाता है, एक्सेप्ट 1996, 2004 और 2009 के चुनाव को छोड़कर. Now look at both the chart showing Congress and Janta family of the parties. Which among the parties that exist today are neither part of the Congress families of parties nor part of Janta family of parties? The political competition during the 90s is divided between the coalition led by BJP and the coalition led by the Congress. है ना. तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है 90s में, जो कंपटीशन है पॉलिटिकल, ये दो धुरी में है. एक बीजेपी का कोलिशन और एक कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया हुआ कोलिशन. इन दोनों कोलिशन के बीच में ही पॉलिटिकल कंपटीशन है. नाउ लोकसभा इलेक्शंस, है ना, 2004, 2004 टू 2019. तो 2004 से 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को हम पढ़ते हैं. इन द इलेक्शंस ऑफ 2004 द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू कोलिशंस इन ए बिग वे. 2004 में कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में शामिल हो जाती है और पूरे जोर शोर से शामिल हो जाती है. द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वॉज डिफिटेड एंड ए न्यू कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाई कांग्रेस नोन एज द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस केम टू पावर. है ना. तो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, राजग, NDA, है ना, या ये बेसिकली हार जाती है ना, हार जाती है और एक नया कोलिशन बनता है. कांग्रेस के नेतृत्व में एक नया कोलिशन बनता है, गठबंधन बनता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA केम टू पावर. UPA सत्ता में आ जाती है. दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट पार्टी. और इस सरकार को जो वामपंथी दल है, लेफ्ट पार्टीज है, इसका भी समर्थन प्राप्त होता है. द इलेक्शंस ऑफ 2004 ऑल्सो विटनेस्ड द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी. तो जो 2004 का चुनाव है, ये बेसिकली कांग्रेस का एक हद तक पुनरुत्थापन भी माना जाता है. इट कुड इंक्रीज इट सीट्स वंस अगेन आफ्टर 1991. तो 1991 के बाद फिर कांग्रेस की सीट पहली बार आगे फिर से बढ़ जाती है. हाउएवर in the 2004 elections there was a negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and BJP and its allies. लेकिन 2004 के चुनाव में जो NDA और UPA को मिले जो कुल वोटों का अगर हम अंतर करेंगे तो दोनों के वोट परसेंटेज में काफ़ी कम अंतर था, है ना. So the Congress-led UPA completed its term despite left parties withdrawing the support in July 2008 on the issue of Indo-US nuclear deal. तो जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो UPA सरकार बनती है, ये अपना पूरा 5 साल पूरा करती है ना, 5 साल पूरा करती है. यद्यपि लेफ्ट पार्टी जो है, जो वामपंथी दल जो इसको पहले सपोर्ट कर रही थी, वो अपना सपोर्ट खींच लेती है जुलाई 2008 में. इंडो US, भारत और US के बीच में जो न्यूक्लियर डील होता है, 1-2-3 डील के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इस डील के मुद्दे पे वो अपना समर्थन वापस कर लेती है. इसके बावजूद जो सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करती है. इलेक्शंस फॉर द 15th लोकसभा वेयर हेल्ड इन 2009, है ना. तो 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव होता है. रिजल्ट्स विटनेस्ड ए राइज इन द नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम 145 इन 2004 टू 206 इन 2009 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट. तो हम रिजल्ट देखते हैं 2009 का चुनाव में क्या होता है कि 2004 में इनको 145 सीटें मिलती है 2004 में, बट 2009 में इनकी सीटें और बढ़ जाती है और 206 हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और फिर से UPA गवर्नमेंट फिर से कंटिन्यू हो जाती है. डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज स्वर्न एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म हेडिंग द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ UPA अगेन. तो फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ही दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बन के आ जाते हैं और ये UPA गठबंधन को फिर से लीड करते हैं. भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर्ड नरेंद्र मोदी देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज इट्स प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इन सितंबर 2013. तो सितंबर 2013 में
भारतीय जनता पार्टी अपना प्राइम जो नरेंद्र मोदी को है ना, जो उस समय नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उसको अपना ये प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित कर देती है सितंबर 2013 में। बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन 16th लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2014. BJP won 282 seats on its own, becoming the first party to gain single party majority after 30 years. है ना। तो 16वीं लोकसभा चुनाव में जो 2014 में होती है, उसमें नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी को पूर्ण बहुमत आ जाती है और बीजेपी 282 सीट्सों पर जीत कर आती है, जो पिछले 30 साल के बाद कोई ऐसी पार्टी होती है जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आती है 30 सालों के बाद। Despite single party majority of its own, BJP did choose to form the NDA government with its coalition partner. तो यद्यपि बीजेपी को भाजपा को अकेले सरकार बनाने के लिए सीटें आ जाती है केंद्र सरकार में, परंतु वो अपने कोलिशन गठबंधन के साथ एनडीए की सरकार बनाती है। ईयर 2014 वॉज ए प्रोवर्बियल वाटरशेड मोमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो जो वर्ष 2004 था वो भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, है ना। वर्ष 2014, है ना। इन नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट रैपिडली टुक डिसीजंस इन सोशल सेक्टर, फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार होती है ना, वो सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति और आर्थिक नीति में तेजी से फैसले लेती है। द बीजेपी अगेन इमर्ज्ड विक्टोरियस विथ 303 सीट्स ऑफ इट्स ओन इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। और 2019 के चुनाव में भाजपा फिर से 303 सीट के साथ विजयी होती है। इवन व्हेन बीजेपी इज गेटिंग फुल मेजोरिटी, द रिकॉग्निशन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इज स्टिल रेलिवेंट। तो हम कह सकते हैं कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तब भी गठबंधन की राजनीति की मान्यता जो है अभी भी प्रासंगिक है। कोलिशन पॉलिटिक्स स्टिल रेलिवेंट। Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till 70s. तो तब क्या होता है कि जो दलीय प्रणाली जो 70 के दशक में थी, उसकी तुलना में एकदम अभी बदल चुकी है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग कंसेंसस, बढ़ती सहमति। However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे में, महत्वपूर्ण मसलों में दलों के बीच में एक व्यापक सहमति है। इन द मिडस्ट ऑफ द सीवियर कॉम्पिटिशन एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ए कंसेंसस अपीयर्स टू हैव एमर्ज्ड एमंग मोस्ट पार्टीज। है ना। तो इस पूरे जो संघर्ष है ना, कड़ा मुकाबला और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती हुई दिखाई पड़ती है। दिस कंसेंसस कंसिस्ट्स ऑफ 4 एलिमेंट। और ये सहमति एक्चुअली 4 बातों की होती है। इतने सीवियर कंपटीशन होने के बाद भी पार्टियों में कंसेंसस दिखाई देता है। फर्स्ट क्या है, पहला जो सहमति है, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना। तो जो नई आर्थिक नीति है, इस पे सहमति दिखाई देती है। वाइल मेनी ग्रुप्स आर अपोज टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ऐसे बहुत सारे जो समूह हैं वो नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन जो ज़्यादातर राजनीतिक दल हैं वो इन नीतियों के पक्ष में है। मोस्ट पार्टीज बिलीव दैट दीज पॉलिसीज वुड लीड द कंट्री टू प्रॉस्पेरिटी एंड ए स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। तो अधिकतर दलों का यह मानना है कि जो नई आर्थिक नीतियां हैं, इससे देश में समृद्धि होगा और भारत विश्व का एक आर्थिक शक्ति बन के उभरेगा। सेकेंड, जो दूसरा कंसेंसस है, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट्स। द पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट्स नीड टू बी एक्सेप्टेड। है ना। तो जो दूसरी बात है, दूसरी कंसेंसस है कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट की राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसने रिकॉग्नाइज किया है, माना है कि दैट सोशल एंड पॉलिटिकल, जो पिछड़ी जातियों की सामाजिक और राजनीतिक दावे हैं, उसको स्वीकार करने की जरूरत है। एज ए रिजल्ट, all political parties now support reservation of seats for backward classes in education and employment। तो क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप हर एक राजनीतिक दल अब जो पिछड़ी जातियों के
शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की जो मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार के पिछड़ी जातियों के जो आरक्षण के मुद्दे हैं, इसको सभी पार्टियां समर्थन करती है। Political parties are also willing to ensure that OBCs get adequate share of power। और ये सारी जो राजनीतिक दल है ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले, अन्य पिछड़ा वर्ग को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। थर्ड, जो तीसरी एक्सेप्टेंस है या कंसेंसस है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, है ना। तो देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, है ना, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पार्टीज इज फास्ट बिकमिंग लेस इम्पॉर्टेंट। तो जो प्रांतीय दल है और जो राष्ट्रीय दल है, इसका जो भेदभाव अब लगातार कम होता जा रहा है। एज वी सॉ इन दिस चैप्टर, स्टेट लेवल पार्टीज आर शेयरिंग एट द नेशनल लेवल, sharing power at the national level and have played a central role in the country's politics of last 20 years of so। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा कि जो रीजनल पार्टीज है, प्रांतीय दल है, वो केंद्रीय सरकार में साझेदारी कर रही है, साझेदारी बना रही है ना। सो द स्टेट लेवल पार्टीज आर शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल, केंद्र के लेवल पे वो साझेदारी कर रही है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फोर्थ, है ना, एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशंस एंड पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट। तो जो चौथा कंसेंसस है कि जो विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारा सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन। तो जो विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पे जोड़ दिया जा रहा है ना, प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन पे एम्फेसिस है रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन। आइडियोलॉजिकल पोजीशन पे, विचारधारा पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है, जबकि प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन जो है, कार्य सिद्धि है, उस पर ज़्यादा जोर है। और पॉलिटिकल अलायंस, राजनीतिक गठबंधन विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट, बिना विचारधारा, मतलब बिना विचारधारा के मेल के, बिना विचारधारागत अंतर होने पे, दोनों का आइडियोलॉजिकली विचारधारा में अंतर है, उसके बावजूद राजनीतिक अलायंसेस बन रही है। तो ये भी एक कंसेंसस है। Coalition politics have shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing arrangements, है ना। तो जो गठबंधन की जो राजनीति है वो फोकस शिफ्ट कर दी है, कहाँ शिफ्ट किया है, राजनीतिक पार्टियों का फोकस शिफ्ट कर दी है, वो विचारधारा में के जो डिफरेंसेस है उस पर अब फोकस नहीं है कि ये विचारधारा से अलग है, तो उस पर उनका अब फोकस नहीं है। रैदर उनका फोकस कहाँ है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की, कैसे एक साथ मिलके पावर में आए, कैसे एक साथ मिलके सरकार में रहें, है ना। दस मोस्ट पार्टीज ऑफ द इंडिया डिड नॉट अग्री विथ हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, येट दे केम टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एंड रिमेन्ड इन पावर फॉर ए फुल टर्म। तो इसका मतलब, इससे इसका एक ये है उदाहरण कि जो बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां एनडीए की, एनडीए गठबंधन की जो मोस्ट ऑफ द पार्टी हैं, वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी में बीजेपी के साथ नहीं है ना। एनडीए की गठबंधन की मोस्ट ऑफ द पार्टी, ज़्यादातर पार्टियां हिंदुत्व के जो विचारधारा, बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा, उस पर वो साथ नहीं है। उसके बावजूद वो लोग साथ में आते हैं, एनडीए पार्टियां साथ में आते हैं, सरकार बनाते हैं और पूरे 5 साल तक के लिए सरकार चलाएं। All these are momentous changes and are going to shape politics in near future। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव है और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। We started this study of politics in India with the discussion of how the Congress emerged as a dominant party। तो हमने पॉलिटिक्स, भारत में राजनीति का जो पढ़ाई किया वो कहाँ से स्टार्ट किया था कि कांग्रेस किस तरीके से एक डोमिनेंट पार्टी, एक प्रभुत्व वाली, वर्चस्व वाली पार्टी बनकर उभरी थी, यहाँ से स्टार्ट किया। एंड फ्रॉम दैट सिचुएशन वी हैव नाउ अराइव्ड एट ए मोर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट एमंग द मेन पॉलिटिकल एक्टर्स। और वहाँ से अब हम कहाँ आ गए हैं, एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ज़्यादातर अब प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति हो रही है। और ये जो राजनीति है ये कुछ इम्प्लिसिट एग्रीमेंट, जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, है ना, इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच एक मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है ना। Thus,
Even as political parties act within the sphere of this consensus, popular movements and organizations are simultaneously identifying new forms, visions, and pathway for development. अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय है ना, कि राजनीतिक दल जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो स्फीयर ऑफ कंसेंसस है उसके बीच उसके अंदर ये एक्टिव है, सफल है वो, है ना, इसके बावजूद जन आंदोलन और संगठन के विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की हम पहचान कर रहे हैं, है ना। सो आइडेंटिफाइंग न्यू फॉर्म्स, विजन एंड पाथवेज फॉर डेवलपमेंट का हम पहचान कर रहे हैं। इशूज लाइक पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेज, livelihood and social security are being put on the political agenda by people's movements, reminding the state of its responsibility। तो जो मुद्दे हैं जैसे गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन, मिनिमम वेज, है ना, न्यूनतम वेज होना चाहिए, लिवलीहुड होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा बन रही है बाई पीपल्स मूवमेंट, लोगों के मूवमेंट के द्वारा ये राजनीतिक एजेंडा बन रहे हैं और ये स्टेट को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिमाइंड करवा रहे हैं। So similar issues of justice and democracy are being voiced by the people in terms of class, caste, gender and regions। तो इसी तरीके से सिमिलरली जो जस्टिस और डेमोक्रेसी के जो मुद्दे हैं, है ना, जो न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे हैं, ये भी जनता के द्वारा वॉइस किए जा रहे हैं, है ना, वॉइस किए जा रहे हैं। इन किस तरीक़ों से? जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में, क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र का जो भविष्य है उसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल वी नो इज़ दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ हेयर टू स्टे इन इंडिया। लेकिन हम ये जानते हैं, हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति जो है जारी रहेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ हेयर टू स्टे इन इंडिया एंड दैट it will unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter। और क्या कह रहा, और ये राजनीति इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो वर्णित कुछ चीज़ें हैं, मेंशन जो कुछ चीज़ें हैं, उनके मंथन के बीच अपना आकार ग्रहण करेगी। इट विल अनफोल्ड थ्रू कंटिन्यूअस चर्निंग, है ना, ऑफ सम फैक्टर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इस अध्याय के बीच में मेंशन जो कुछ फैक्टर्स हैं उसके मंथन के बीच अपना आकार ग्रहण करेगी। तो ये चैप्टर यहाँ पे दोस्तों समाप्त हो जाता है और मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें 2 ही क्वेश्चंस है, वो डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल ए बंच ऑफ डिसअरेंज्ड प्रेस क्लिपिंग फाइल ऑफ उन्नी मुन्नी एंड अरेंज द फाइल क्रोनोलॉजिकली। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो पहले हुआ, फिर जो उसके बाद हुआ, जो उसके बाद हुआ, इस तरीके से अरेंज करना है। तो पहले पढ़कर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। ए में लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन की सिफारिश है। बी में फॉर्मेशन ऑफ द जनता दल। सी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राम जन्मभूमि। डी असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। ई द फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। एफ फॉर्मेशन ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। तो हम इसको अरेंज करते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो ये सारे जो चीज़ें लिखी है इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें हुई है 1 नंबर पे, वो है असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन सबसे पहले हुई थी 1984 में हुई थी। तो ये घटनाक्रम में सबसे फर्स्ट में आएगा, 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ जनता दल। तो जनता दल का जो फॉर्मेशन है वो नंबर 2 पे आएगा। जनता दल पार्टी जो है 1989 में बनी थी, 1989 में हुई थी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के लगभग 5 साल बाद। नंबर 3 पे जो आएगी दोस्त, नंबर 3 पे आएगी मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन। मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन 1990 में किया गया था, तो 1990 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन हम लिखेंगे। फिर उसके बाद
नंबर 3। नंबर 4 में है दोस्तों, नंबर 4 पे हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट जो है वो 1998 में बनती है। मई 1998 में पहली बार एनडीए की सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये फोन नंबर 4 पे आएगा। नंबर 5 पे आएगा दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए की सरकार 2004 में बनती है सबसे पहले। तो पहली यूपीए गवर्नमेंट जो है 2004 में बनती है, ये नंबर 5 पे आएगा। एंड नंबर 6 में जो हमारा बच गया लास्ट में आएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राम जन्मभूमि। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कब आता है राम जन्मभूमि पे? 2019 में आता है। तो ये हमारा नंबर 6 पे हो गया। तो ये क्रोनोलॉजिकली मैंने आपको समझा लिख दिया है और ये सबका डेट वाइज भी लिख दिया, तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैच द फॉलोइंग है। इधर ABCD लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस है ना, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टी। इधर 1 2 3 4 4 है। शाह बानो केस, राइज ऑफ ओबीसीज, कॉलिशन गवर्नमेंट, एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इनमें से इन चीज़ों से जो ये चीज़ें जुड़ी हुई है इसको हमें मैच करवाना है। तो सबसे पहला है पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, जो सहमति की जो राजनीति है ना, वो इसमें सबसे पहला होता है एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे सहमति होती है सारी पार्टियों के बीच में, एक पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस है और सारी पार्टियां जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट करती है। तो देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ए को हम नंबर 4 से मैच करा देंगे। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जो है दोस्तों ये राइज इन ओबीसीज के कारण हुआ है। ओबीसीज के में काफ़ी उत्थान लाया है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से, तो इसको नंबर 2 को हम बी को हम नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे, मैच करा देंगे। तीसरा पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस। पर्सनल लॉ और जो जेंडर जस्टिस है, सॉरी जेंडर जस्टिस, इसको हम शाह बानो केस से कनेक्ट करेंगे। शाह बानो केस जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हुआ था और ये महिलाओं के प्रति जस्टिस का ये किस मुद्दा था, तो इसलिए इसको इससे कनेक्ट करेंगे। और जो नंबर डी है उसको हम कॉलिशन सरकार से, कॉलिशन गवर्नमेंट से मैच कराएंगे, क्योंकि जो रीजनल पार्टियों का जो ग्रोथ हुआ है, उनकी जो ताकत बढ़ी है, इससे कॉलिशन सरकारें बनना स्टार्ट हो गई है, तो इसको हम कॉलिशन गवर्नमेंट से मैच कराएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चंस को तो हम यहीं पे आए और इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसी वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको लोगों को एक स्पेशल टॉपिक जो इस चैप्टर में है मंडल कमीशन, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मंडल कमीशन आपको समझाना चाहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है मंडल आयोग, और ये बहुत ही चर्चा में रहता है, आए दिन न्यूज़ में रहता है। सो मैं ये इसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ डिटेल में। ये आपके बुक में स्पेशल टॉपिक के रूप में है, तो लेट्स गो थ्रू इट। Reservations for the OBC were in existence in southern states since the 1960s, if not earlier। तो बोल रहा है कि जो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों के जो राज्य थे उसमें ओबीसीज के लिए जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशंस फॉर ओबीसी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण है, वो 1960 के दशक से तो था ही। अगर उसके पहले की बात हम नहीं भी करते हैं, अगर कम से कम 1960 से दशक से था, है ना, इफ़ नॉट अर्लियर, तो 1960 से ओबीसी का आरक्षण हमारे देश के सदर्न स्टेट्स में था। बट दिस पॉलिसी वॉज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स। बट ये जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वहाँ पे ये ऑपरेटिव नहीं था, वहाँ पे ये प्रावधान नहीं था। It was during the tenure of Janata Party government in 1977-79 that the demand for reservation for backward caste in North India and at national level was strongly raised, है ना। तो जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1977-79 में, जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहले मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है, तो उस समय जो आरक्षण का जो डिमांड है ना, पिछड़े वर्ग का आरक्षण के लिए डिमांड, ये उत्तर भारत में और राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, उत्तर भारत तथा राष्ट्रीय स्तर में बहुत जोर शोर से मजबूती से उठाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वॉज ए पायनियर इन दिस डायरेक्शन। तो कर्पूरी ठाकुर उस समय तत्कालीन समय में बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं और ये इस दिशा में काफ़ी अग्रणी थे। हिज गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज इन बिहार। तो जो कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी ना, चीफ मिनिस्टर, उसने एक नया पॉलिसी निकालता है, नया नीति निकालता है आरक्षण बिहार में, ओबीसी बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए एक नई नीति इंट्रोड्यूस करते हैं कर्पूरी ठाकुर। फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन इन 1978 टू लुक इनटू एंड रिकमेंड वेज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी के इस न्यू पॉलिसी के बाद जो केंद्र सरकार है वो एक कमीशन बैठाती है 1978 में, है ना, कमीशन बैठाती है 1978 में, और उस कमीशन का काम होता है और कि लुक इनटू एंड रिकमेंडेड वेज। इस
कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास है उसकी स्थिति में कैसे सुधार हो, उसकी स्थिति में कैसे इंप्रूवमेंट हो, इसको देखना और इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस देना, ये उनके इस कमीशन का लक्ष्य होता है. दिस वॉज द सेकेंड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड सच ए कमीशन. तो ये आज़ादी के बाद ये कोई दूसरी बार थी जब सरकार ने कुछ ऐसा एक कमीशन बैठाया था, ऐसा आयोग बनाया था. देयरफॉर दिस कमीशन वाज ऑफिशियली नोन एज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. तो इसी कारण से इसको हम द्वितीय बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये दूसरी बार सरकार के आज़ादी के बाद दूसरी बार बैठाई थी, इसलिए दिस इज कॉल्ड सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. ये याद रखिएगा दोस्तों, मंडल कमीशन वाज द नॉट फर्स्ट कमीशन. ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मंडल कमीशन वाज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, है ना. पॉपुलरली द कमीशन इज नोन एज द मंडल कमीशन. आमतौर पे इस कमीशन को हम बोलचाल की भाषा में मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. तो जो इसके चेयरपर्सन थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी इसके चेयरपर्सन थे, तो इनके नाम पे ये मंडल कमीशन का नाम रखा गया, क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, बीपी मंडल. The Mandal Commission was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society and recommend ways of identifying these backward classes. तो मंडल कमीशन को बैठाया गया था कि इन्वेस्टिगेट कीजिए कि जो एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है इन जातियों में, इन कास्ट में जो एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस है ना, इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे विभिन्न वर्गों में जो सोशल एंड बैकवर्डनेस का है, इसका क्या एक्सटेंट है, किस लेवल तक है, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और कुछ रिकमेंडेशन भेजिए कि इस बैकवर्डनेस को, है ना, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. ये बैकवर्ड क्लास है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा. तो क्या इसका था सेटअप करने का मकसद क्या था कि जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं समाज के, कुछ भारत के समाज में जो कुछ वर्ग हैं जो आर्थिक नहीं शैक्षणिक, अगेन आई एम टेलिंग नोट आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक. तो शैक्षणिक और सामाजिक जो बैकवर्ड क्लास हैं, इसको कैसे, इसका किस लेवल तक बैकवर्डनेस है और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, बैकवर्ड क्लास को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा. It was also expected to give its recommendations on the ways in which this backwardness could be ended. और इस पे भी उम्मीद किया गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस बनाएंगे कि जिसके आधार पे ये बैकवर्डनेस को कैसे समाप्त किया जाए, इसके ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशंस आएंगे. द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशंस इन 1980. तो जो कमीशन है ये जो अपनी सिफारिश है वो 1980 में जमा कर देती है, रिकमेंडेशंस इन 1980. बाई देन द जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन. तो उस समय तक जो जनता सरकार थी वो गिर चुकी थी. द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट्स, सिंस मेनी कास्ट्स अदर दैन द शेड्यूल्ड कास्ट्स वेर ऑल्सो ट्रीटेड एज लो इन द कास्ट हायरार्की. तो कमीशन ने अपना परामर्श दिया, अपना मशवरा दिया कि जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, वो उसको हम बैकवर्ड कास्ट समझ सकते हैं. बैकवर्ड क्लास शुड बी अंडरस्टूड एज बैकवर्ड कास्ट, है ना. तो जो बैकवर्ड क्लास है उसको हम बैकवर्ड कास्ट समझ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी जातियां हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट को छोड़कर, अनुसूचित जातियों को छोड़कर भी बहुत सारी कास्ट हैं जो समाज में कास्ट हायरार्की में नीचे ट्रीट किए गए हैं, जो कास्ट हायरार्की में नीचे ट्रीट किए गए हैं. The commission did a survey and found that these backward castes has a very low presence in both educational institutions and in employment in public services. तो जो कमीशन ने एक सर्वे किया, है ना, आयोग एक सर्वे किया और सर्वे के बाद ये पता लगा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो बैकवर्ड कास्ट है, इसका एजुकेशनल, है ना, जो सामाजिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और रोजगार में और एम्प्लॉयमेंट में, इन पब्लिक सर्विसेज, है ना, जो सरकारी रोजगार है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें इनकी बहुत कम प्रेजेंस है, इनमें इनका बहुत कम भागीदारी है. It therefore recommended reserving 27% of seats in educational institutions and government jobs for this group. तो इस कारण से चूंकि इन जातियों की शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत कम था, तो इसने रिकमेंड किया कि इन 27% सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए. 27% सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण कर दिया जाए इनके लिए. द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशंस लाइक लैंड रिफॉर्म,
टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ ओबीसी। तो मंडल कमीशन जो ओबीसी है, अन्य पिछड़े वर्ग के, इसकी कंडीशन में, इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य सिफारिशें भी देती है, जैसे कि भूमि सुधार। तो भूमि सुधार भी एक सिफारिश होता है, एक रिकमेंडेशन होता है। In August 1990, the National Front government decided to implement one of the recommendations of the Mandal Commission pertaining to reservations for OBCs in jobs in the central government and its undertakings. तो अगस्त 1990, याद रखिएगा, अगस्त 1990 में जो नेशनल फ्रंट सरकार होती है, नेशनल फ्रंट सरकार क्या, वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी की सरकार जो होती है, वीपी सिंह जी की जो सरकार होती है, वो डिसीजन लेती है कि इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशंस। तो मंडल कमीशन का एक जो सिफारिश है, एक रिकमेंडेशन है जो आरक्षण की बात करता है, जो जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अंडरटेकिंग्स, जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो उसके उपक्रम है सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जो उनकी अंडरटेकिंग्स है, उसमें ओबीसीज की, इन नौकरियों में ओबीसी की आरक्षण की बात जो करता है, उस रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए डिसीजन लेती है। दिस डिसीजन स्पार्क्ड एजिटेशंस एंड वायलेंट प्रोटेस्ट इन मेनी सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये जो फैसला होता है सरकार के, इस फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ जाता है ना। The decision was also challenged in the Supreme Court and came to be known as the Indira Sahni case after the name of one of the petitioners in the November 1999 in one of the petitioners। तो ये जो डिसीजन है, ये जो सरकार की डिसीजन आती है, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करता है तो इसको हम कहते हैं इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस करते हैं क्योंकि वो एक जो पिटिशनर थे, उनका नाम ये था इंदिरा साहनी। तो जो बहुत सारे जो पिटिशंस आए थे, बहुत सारे चुनौतियां दी गई थी कोर्ट में, उसमें से एक जो प्रसिद्ध नाम था वो इंदिरा साहनी। तो इंदिरा साहनी केस के नाम से इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना जाता है, चैलेंज किया जाता है। इन नवंबर 1992 द सुप्रीम कोर्ट गेव ए रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो नवंबर 1992 में, नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, उसने अपहोल्ड कर दिया डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार का जो आरक्षण का ये जो डिसीजन है कि सरकार ने ओबीसीज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में जो आरक्षण दे रहा, इसको अपहोल्ड कर देता है, इसको सही ठहरा देता है सुप्रीम कोर्ट। There were some differences among political parties about the manner of implementation of this decision। कुछ राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद था, है ना। कुछ राजनीतिक दलों में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये फैसला को, इसको लेकर मतभेद था। बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज हैज सपोर्ट ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री। बट आज के दिन में बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने के मसले पर देश के लगभग सभी बड़ी राजनीतिक दलों में सहमति है दोस्तों। सो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है दोस्तों। मैंने आपका सारा टॉपिक इस चैप्टर में ख़त्म कर दिया। ये बुक भी क्लोज हो गया। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बुक खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बने रहिए मेरे चैनल मुफ्त में शिक्षा से।